नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। वैक्सीन अप्रूव हुई नहीं कि विवाद शुरू हो गया। आज आपको बताएंगे कि वैक्सीन हिंदुस्तानी पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोवैक्सीन को जल्दबाजी में अप्रूव किया गया। विपक्ष खास तौर पर टीके वाले तनाव में है। विपक्ष हमले कर रहा है कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, इसमें झोल है, तो सरकार कह रही है आरोपों में दम नहीं है। कोवैक्सीन किसी से कम नहीं है। ये वैक्सीन वाले राष्ट्रवाद और वैक्सीन वाली पॉलिटिक्स का मुकाबला है। वैक्सीन पर इस राजनीति के गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वैसे आपने ये भी नोट किया होगा कि जो बहस और जो विवाद इस समय है उसमें वैज्ञानिक जानकारी की कमी है। टीके पर कोई भी बात अधिकार से कहने के लिए वैज्ञानिकों की राय को शामिल करना जरूरी है और यह भी देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। महामारी के बीच टीके को जल्दी बाजार तक लाने के लिए अलग अलग देशों ने क्या प्रयास किए हैं। दुनिया में कोवैक्सीन सहित जो 10 वैक्सीन अप्रूव हुए हैं उनके लिए किस तरह के मानक यानी स्टैंडर्ड रखे गए हैं। इसके बाद आपको सरकार और किसानों के बीच चल रहे तारीख पर तारीख वाले धारावाहिक का 8वां एपिसोड दिखाएंगे। 8 राउंड की बातचीत के बाद अगली बैठक की तारीख तय हो गई है। सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को फिर से बातचीत होगी, लेकिन समाधान कब निकलेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि कृषि मंत्री का दावा है कि जल्द समाधान होगा और ताली दोनों हाथ से बजती है। एक ट्रेंडिंग खबर यह है कि चीन के अरबपति जैक मा 2 महीने से गायब हैं। उन्होंने चीन की सरकारी एजेंसियों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा दिए थे। इसके बाद करीब 2 महीने से वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे। ऐसी चर्चा है कि शी जिनपिंग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जैक मा से नाराज है। इस खबर को भी डिकोड करेंगे। और अच्छी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री ने आज नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को पूरे राष्ट्र को समर्पित किया है। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल के जरिए भारत अब सेकंड के अरबवें हिस्से को मापने में सक्षम है। लेकिन शुरुआत हम कोरोना की वैक्सीन पर देश में जो सवाल उठ रहे हैं उससे करते हैं। यहां पर खूब राजनीति हो रही है, कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इन सवालों और भ्रम के बीच सच्चाई क्या है यह हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ब्रिटेन से आई तस्वीर देखनी चाहिए। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की पहली कोरोना वैक्सीन आज लगाई गई। ये वही वैक्सीन है जिसे कोविशील्ड के नाम से भारत में मंजूरी दी गई है और इसी वैक्सीन से अगले 2 हफ्ते के अंदर भारत में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन में 85 साल के ब्रायन पिंकर को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का पहला टीका लगा। किडनी से जुड़ी बीमारी की वजह से ब्रायन पिंकर वर्षों से डायलिसिस पर हैं। ब्रिटेन में ऐसे गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सबसे पहले टीके लगाए जा रहे हैं। ब्रिटेन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ये दूसरी वैक्सीन जुड़ी है। पिछले महीने वहां अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन से टीकाकरण शुरू हुआ था। अब इसके साथ बड़े पैमाने पर एस्ट्राजेनेका के टीके लगने शुरू हो गए। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 10 करोड़ डोज ब्रिटेन ने ऑर्डर किए हैं, जिसमें आज 5 लाख डोज से टीकाकरण शुरू हुआ। जहां हमारे देश में वैक्सीन की मंजूरी पर ही सवाल उठ रहे हैं, वहीं विदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम फुल स्पीड से चल रहा है। ब्रिटेन में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। ब्रिटेन का टारगेट है कि 3 महीने के अंदर वो आधी आबादी यानी करीब 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दे। भारत का भी टारगेट है कि वो जल्द से जल्द टीकाकरण शुरू करे और जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दे। इसीलिए 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। इनमें एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है, जिसे कोविशील्ड के नाम से पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, और दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है, जो आईसीएमआर के साथ मिलकर हैदराबाद की भारत बायोटेक ने बनाया है। यह वैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है, लेकिन इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने पर कई सवाल उठे। सबसे पहले आपको कोरोना की इन दोनों वैक्सीन का अंतर बताते हैं। दोनों वैक्सीन अलग अलग तरीके से बनी है। कोविशील्ड कॉमन कोल्ड एडिनो वायरस से डेवलप की गई है, जबकि कोवैक्सीन कोरोना वायरस को निष्क्रिय करके डेवलप की गई। कोविशील्ड 70% प्रभावी है। तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा उपलब्ध है, जबकि कोवैक्सीन कितना प्रभावी है अभी इसका कोई डेटा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। दोनों वैक्सीन की 2 डोज जरूरी होंगी। कोविशील्ड की 2 डोज 4 से 6 हफ्ते के अंतराल में दी जाएगी। कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच 14 दिन का अंतर होगा। कोविशील्ड वैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र वालों को ही लगाई जाएगी। स्वदेशी कोवैक्सीन 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को भी दी जा सकती है। दोनों वैक्सीन को स्टोर करके रखना आसान है। 2 से 8 डिग्री तापमान पर इन्हें रखा जा सकता है, यानी सामान्य फ्रिज में भी आसानी से इन्हें स्टोर कर सकते हैं। कोविशील्ड की 2 फुल डोज सरकार को करीब 400 रुपए की पड़ेगी। ओपन मार्केट में वैक्सीन की 2 डोज 1000 से 1200 रुपए में मिलेगी।
कोवैक्सीन की 2 डोज की कीमत 200 से 350 रुपए के बीच हो सकती है। सरकार का दावा है कि दोनों वैक्सीन 110% सेफ है। कुछ मामलों में हल्का बुखार, अकड़न, एलर्जी जैसे साइड इफेक्ट्स होना सामान्य है। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है और टीकाकरण हमारे यहां भी जल्द शुरू हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। लेकिन भारत में वैक्सीन को मंजूरी मिलते ही राजनीति शुरू हो गई। कई नेताओं ने वैक्सीन को मंजूरी देने पर सवाल उठाए। खास तौर पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर सरकार निशाने पर आ गई, जो पूर्ण रूप से कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन है। यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन को मंजूरी देने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। इस पर सवाल किए जाने लगे कि कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि यह वैक्सीन कितना प्रभावी है, फिर क्यों इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। और इस तरह से अगर बिना सोचे समझे वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया तो यह घातक हो सकता है। जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक इस वैक्सीन के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए। सरकार कह रही है कि वैक्सीन पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, सोच विचार करके मंजूरी दी गई है। भारत बायोटेक ने भी आज इस पर सफाई दी है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को जब ब्रिटेन में मंजूरी मिली थी, तब से यह माना जा रहा था कि जल्द ही भारत में भी इसे अप्रूवल मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ जब सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का इंडियन वर्जन है। लेकिन इसके साथ ही जब आईसीएमआर और भारत बायोटेक की पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल का ग्रीन सिग्नल दिया गया, तो सवाल ये उठे कि क्या ऐसा जल्दबाजी में किया गया? क्योंकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इतनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted. इसके बाद से वैक्सीन पर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस के दो नेताओं शशि थरूर और जयराम रमेश ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इतनी जल्दी मंजूरी देने पर सवाल उठाए, क्योंकि इस वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण कंप्लीट नहीं हुआ और ये पता नहीं चला कि वैक्सीन कितना प्रभावी है। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण में 800 लोगों पर ट्रायल हुआ था। तीसरे चरण में 22,500 लोगों पर परीक्षण करने का दावा किया गया, लेकिन फाइनल नतीजा क्या रहा, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। इसी से वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और खुद सरकार घिर गई कि जब वैक्सीन के बारे में ये नहीं पता कि वो कितनी इफिकेसी है, तो फिर क्लियरेंस क्यों दी गई। लेकिन सरकार ने वैक्सीन को मंजूरी देने के पक्ष में 5 बड़ी बातें कही। पहली ये कि वैक्सीन का सेफ्टी डेटा उपलब्ध है, मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरी बात ये कि पहले और दूसरे चरण के डेटा से साफ है कि वैक्सीन कारगर है। तीसरी बात ये कि वैक्सीन नए कोरोना पर भी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। चौथी बात कि अगर दूसरी वैक्सीन कम प्रभाव दिखाएंगी या फिर केस बढ़ेंगे, तो वैक्सीन को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पांचवी बड़ी बात कि वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये वैक्सीन सबको नहीं लगाई जाएगी और जिसे लगाई जाएगी उसे वैसे ही मॉनिटर किया जाएगा। The approval clearly says that only for an emergency situation, keeping in mind the circulating variant strain. And at the same time, they have to continue to do the trial and get the data in. So once that data comes in, we will be able to be more confident as far as the safety and efficacy is concerned. So I think in the beginning, it will be basically Serum Institute of India
the AstraZeneca vaccine, which will be given. They already have 50 million doses available, and they will be able to give that to the initial phase where we will vaccinate around 3 crore people. लेकिन वैक्सीन को मंजूरी देने की ऐसी सफाइयों के बाद भी सवाल ये उठे कि कोवैक्सीन को बैकअप की तरह इस्तेमाल करने का मतलब ही क्या है? अगर बाकी वैक्सीन के प्रभावी होने पर संदेह है, तो फिर मंजूरी क्यों दी गई? क्या जब क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही वैक्सीन का इस्तेमाल करना था, तो फिर इसे मंजूरी में जल्दबाजी क्यों की गई? आज तक ब्यूरो। इन सवालों के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक भी सामने आई। उसने अपनी वैक्सीन को लेकर कई दावे किए हैं। पहली बात कि ट्रायल के डेटा में पारदर्शिता न होने की बात गलत है। वैक्सीन पर 70 से ज्यादा आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल्स में छप चुके हैं। दूसरी बात यह कि भारत बायोटेक ने सिर्फ भारत में ही नहीं अपनी वैक्सीन का ट्रायल किया है, ब्रिटेन सहित 12 देशों में उसकी वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं। तीसरी बात यह कि भारत बायोटेक ने पहली बार वैक्सीन नहीं बनाई है। 123 देशों के लिए वो अलग अलग तरह की वैक्सीन बना चुका है। चौथी बात यह कि कोवैक्सीन के बारे में 200% सुरक्षित होने का कंपनी ने दावा किया है। कंपनी का कहना है कि बाकी वैक्सीन में अगर 60 से 70% साइड इफेक्ट्स हैं, तो कोवैक्सीन में सिर्फ 10% साइड इफेक्ट्स हैं। पांचवी बात यह कि वैक्सीन पर गॉसिप करके भारतीय कंपनियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सही नहीं है। इबोला वैक्सीन का भी कभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा, वो आपको दिखाते हैं। People are not just, I don't know why Indian companies always targeted by everybody in the world. 2009 they started outbreak, and 2014 the license came in. So that means emergency license is allowed globally. It is a practice. Even US government says if you have good immunogenicity data, can be done in emergency authorization. कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक भी शामिल हुए। उन्होंने कानपुर में हुए ट्रायल में हिस्सा लिया था। वैक्सीन लगवाने का उनका अनुभव कैसा रहा, उनसे ही सुनते हैं। तो ये वैक्सीन का शॉट है, थर्ड फेज ट्रायल है, और डॉक्टर कुशवाहा जो कि इसको लीड कर रहे हैं, ये वैक्सीन मेरे शरीर में दिया गया है। ट्रायल फेज में हूं मैं। अब ये वैक्सीन या प्लेसिबो, दो चीज़ों में से कोई एक, क्योंकि इसके डेटा कलेक्ट होंगे, इसकी जानकारी ICMR के पास होगी। अब देखना ये है कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। उम्मीद ये की जाती है कि अगले महीने तक शायद ये वैक्सीन बाजार में आ जाए। इस वैक्सीन का अभी तक मेरे ऊपर देखने को नहीं मिला। ना तो मुझे कोई फीवर आया, ना ही किसी तरीके का जो कहा जाता है कि स्लाइवा कम हो जाना, इस तरह की भी कोई चीज मेरे शरीर में नहीं दिखाई दी। ना ही किसी तरह का कोई थकान या ऐसी कोई चीज। मेरा जो दूसरा डोज का टाइम है वो 8 जनवरी को मुझे दूसरा डोज लेना है। तो पहले दिन जब 11 दिसंबर को जब हम इस वैक्सीन को ले रहे थे, तो थोड़ी एक झिझक जरूर थी, लेकिन ये वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, और मुझे लगता है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। अभिषेक को कोवैक्सीन की दूसरी डोज 8 जनवरी को लगेगी। उसके बाद एक बार फिर वो अपने अनुभव शेयर करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। वैसे स्वदेशी वैक्सीन पर राजनीति की डोज बड़े पैमाने पर लग चुकी है। विदेशी कंपनियों पर तो हम भरोसा कर लेते हैं, विदेशी वैक्सीन की वाह वाह करते हैं, लेकिन देश के अपने लोगों, अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं करते। स्वदेशी वैक्सीन पर अफवाह फैलाते हैं और आरोप लगाते हैं। वैक्सीन को बनाने में वर्षों लगते हैं, फिर भी कोरोना जैसी सबसे बड़ी महामारी के बीच हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके जल्द से जल्द वैक्सीन बना ली है। ये बहुत बड़ी बात है। जहां तक ट्रायल और डेटा की बात है, जब वैज्ञानिक, एक्सपर्ट, कंपनी और खुद सरकार कह रही है कि उसने सोच विचार के अप्रूवल दी है, तो भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं बनता। फिर भी वैक्सीन पर खूब राजनीति हो रही है और इस राजनीति का अंत नहीं दिख रहा। दो प्रजाति बहुत परेशान है वैक्सीन आने के बाद। कोरोना वायरस बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। ये वैक्सीन पर राजनीति की हैवी डोज है। वैक्सीन पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक सबको घेर लिया। हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं
जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। विश्व भरोसा कर रही है हिंदुस्तान पे, संयुक्त राष्ट्र और WHO भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है हिंदुस्तान की, और यहां हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी इत्यादि, अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरा देश आज खुश है, तो होल कंट्री इज हैप्पी। जब पूरा देश खुश है तो सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ राजनीतिक दल दुखी क्यों है। बंधुगण, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि देश खुश है और कांग्रेस पार्टी नाराज है। कई बार ऐसा हो चुका है। ये राजनीति तब शुरू हुई जब अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया था और वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया था। बाद में वैक्सीन पॉलिटिक्स में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई। शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कोवैक्सीन के ट्रायल कंप्लीट हुए बिना मंजूरी देने पर सवाल उठाए थे। इसी के बाद बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। न संयुक्त राष्ट्र पे भरोसा है, न WHO पे भरोसा है, न IMF पे भरोसा है। जब जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो जनता पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं होता है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। जब हिंदुस्तान की जनता कोरोना वॉरियर के प्रोत्साहन के लिए ताली और थाली और दीप का सहारा लेते हुए उन्हें प्रोत्साहित करती है तो कांग्रेस पार्टी को कोरोना वॉरियर पे भरोसा नहीं होता है। जिनके मंत्री कहते हैं गो कोरोना, गो से कोरोना भाग जाएगा, गौमूत्र पी के कोरोना भाग जाएगा, भाभी जी के पापड़ बेच के और खा के कोरोना भाग जाएगा, वो साइंस का सर्टिफिकेट आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दे रहे हैं। और तीसरा, मैं आपको साफ कर देता हूं, आज भारत बायोटेक हो, एस्ट्राजेनेका हो, जो दुनिया की कंपनी हो, आज एक विश्वास आश्वासन दिलाने के लिए मैं तो बल्कि एक सुझाव दूंगा, और पॉजिटिव सुझाव है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहली वैक्सीन लगवानी चाहिए कोवैक्सीन भारत बायोटेक की। लेकिन विपक्ष को जल्द ही इस राजनीति का नुकसान समझ में आ गया। इसीलिए वैक्सीन पर अपने नेताओं के सवालों से कांग्रेस ने खुद को किनारे किया और देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा जताया। उधर अखिलेश भी बैकफुट पर आ गए। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। कोरोना की वैक्सीन भी राजनीति का मुद्दा बनेगी, ये कौन सोच सकता था। लेकिन जिस तरह वैक्सीन को मंजूरी देने से लेकर पहले टीका लगवाने के सवालों पर नेताओं के रोज बयान आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि वैक्सीनेशन पर पॉलिटिक्स रुकेगी नहीं। आज तक ब्यूरो। यहाँ खबर की पूरी पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं ताकि टीके पर हो रहे विवाद से जुड़े वैज्ञानिक पहलू आपको साधारण भाषा में समझ आ जाएं। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यह है कि तीसरे फेज के ट्रायल के बिना आमतौर पर वैक्सीन रिलीज नहीं होती। वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए तीसरे फेज के ट्रायल का डेटा होना जरूरी माना जाता है। तथ्य यह है कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं। यह सवाल उठने की एक वजह है। वैक्सीन के प्रभाव यानी एफिकेसी की कसौटी WHO के अनुसार किसी भी कोरोना वैक्सीन की एफिकेसी कम से कम 50% होनी चाहिए और तीसरे फेज का रिजल्ट जब आता है तभी यह तय होता है कि संपूर्ण रूप से वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है। भारत बायोटेक के वैक्सीन पर इस आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे महामारी के आपातकाल ने सबको मजबूर किया है कि वैक्सीन को लैब से बाजार तक लाने की प्रक्रिया को छोटा किया जाए ताकि कोरोना से जल्द राहत मिले। बाजार तक वैक्सीन आने में आमतौर पर 8 से 10 साल लग जाते हैं। सामान्य प्रैक्टिस यह है कि पहला फेज लगभग 2 साल में पूरा होता है। ये ट्रायल 100 से कम लोगों पर होता है। इसका मकसद होता है ये जानना कि वैक्सीन मूल रूप से इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। दूसरा फेज भी लगभग 2 साल में पूरा होता है। ये 100 से 300 लोगों पर होता है। इसका मकसद होता है ये जानना कि वैक्सीन से मरीजों को फायदा होगा या नहीं और इस पर तीसरे फेज का ट्रायल करना चाहिए या नहीं। तीसरा फेज आमतौर पर लंबा चलता है। इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, ज्यादा समय लगता है। तीसरा फेज 3 से 5 साल तक भी चल सकता है। इससे पता चलता है कि वैक्सीन कारगर है या नहीं। इसके बाद वैक्सीन को जांच और उस पर संबंधित विभाग की मुहर लगने में भी कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए सभी देशों में इन ट्रायल्स की स्पीड बढ़ाई गई। जो काम वर्षों में होता है उसे महीनों में पूरा किया गया। सभी देशों में आपातकालीन नियम बनाए गए हैं। दुनिया में किसी भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल इतना लंबा नहीं चला है कि लंबे समय में पड़ने वाले असर को समझा जा सके। रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी और चीन ने अपने वैक्सीन को जल्द ही अप्रूव कर दिया था। हालांकि उनके ट्रायल पर सवाल उठते रहे। कहा गया कि दोनों देशों के वैक्सीन के ट्रायल ठीक से नहीं हुए। मॉडर्ना, फाइजर, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन तीसरे फेज के नतीजों के बाद अप्रूव हुए।
लेकिन इन वैक्सीन में भी जो सामान्य लंबी प्रक्रिया चलती है उसे पूरा नहीं किया गया, शॉर्टकट मारा गया। ऐसे में लंबे समय में किसी व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर बड़े बड़े दावे नहीं किए जा सकते। सभी वैक्सीन निर्माताओं ने शॉर्ट टर्म प्रभाव देखकर अंदाजा लगाया है कि वैक्सीन सामान्य रूप से सुरक्षित है या नहीं। ये सिर्फ भारत के वैक्सीन पर लागू नहीं है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार। चालीस दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को खत्म कराने की कोशिशें आज भी नाकाम हुई हैं। सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच आज की बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होगी, यानी सरकार और किसानों के बीच की बातचीत गोल चक्कर में घूम रही है। आज की बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन सरकार ने उन्हें मनाने की उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है। स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती हैं ना। किसान आंदोलन पर मचे संग्राम पर क्या ये 100 बात की एक बात है? नहीं, स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती हैं ना। किसान संगठनों से सरकार की 8वें राउंड की बातचीत में अगर कोई बात निकली है तो वो है सिर्फ एक और तारीख। 8 जनवरी को सरकार एक बार फिर किसान नेताओं के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करेगी। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। 30 दिसंबर 2020 की बैठक के बाद सरकार और किसान संगठन दोनों के पास ये कहने का मौका था कि बात आधी बनी है। लेकिन 4 जनवरी को 8वें राउंड की बातचीत में तीनों कानून वापस लेने की मांग पर न सरकार टस से मस हुई और न किसान नेता माने। सरकार और किसानों के बीच आज 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार बार बार किसानों को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि इन तीनों कानूनों का किसानों के लिए फायदा है और वो जो भी किसानों के कंसर्न हैं, जिन जिन पॉइंट्स पे किसानों को आपत्ति हैं, उसमें संशोधन करने को तैयार है। लेकिन किसान इस बात पर अड़ा रहा कि हम संशोधन नहीं, तीनों कानूनों की वापसी चाहते हैं। मीटिंग में कुछ नहीं रहा, आज बिल्कुल बेसिटा रही मीटिंग और इसको रिपील करने की मांग पर हमारी किसान जथेबंदी अड़ी रही। सरकार कह रही थी इसके बारे में अभी सोचेंगे, हमने कोई रास्ता नहीं निकाला। सरकार जो आप लोग मांग है तीनों कानूनों की वापसी, क्या उसमें वो कह रहे हैं कि हम इसका फार्मूला बनाएंगे, क्या करना है। मतलब बात आगे बढ़ गई है? हाँ, बढ़ गई। नहीं तो एमएसपी को लेकर जो आप गारंटी, एमएसपी की भी 8 तारीख में बात होगी। तो आज कोई चर्चा हुई एमएसपी पर? लेकिन आपको उम्मीद है कि तीनों कानून की जो वापसी होंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं, कानून ही वापसी होंगे। सरकार के साथ एक और राउंड की बातचीत नाकाम रहने के बाद अब किसान संगठनों के नेता मंगलवार को अपनी बैठक करेंगे। 8वें दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब किसानों और सरकार के बीच में 9वें दौर की बातचीत जो है वो 8 जनवरी को होगी। अब देखना यह है कि 8 जनवरी को कोई समाधान निकलता है या फिर एक और नई तारीख मिलती है। कैमरामैन प्रेम शंकर झा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तारीख पर तारीख किसानों के इस मसले का हल नहीं, लेकिन सरकार भी अपनी ओर से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती कि वो डैमेज कंट्रोल न कर सके। उधर किसान नेता आंदोलन जारी रखते हुए अगर बातचीत के टेबल पर बार बार आ रहे हैं तो उनके आंदोलन को इससे ताकत मिल रही है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार का संकट क्या है, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 30 दिसंबर और 4 जनवरी के बीच फासला 5 दिनों का है। 30 दिसंबर को किसानों के लंगर में केंद्रीय मंत्रियों ने शामिल होकर एक संदेश दिया था। ऐसे में उम्मीद थी कि इस बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच के मतभेद दूर होंगे। लेकिन 4 जनवरी की इस तारीख पर 4 घंटे तक दोनों पक्ष आमने सामने जरूर बैठे रहे, लेकिन ना सामान्य मेलजोल हुआ। हमने तो
अपने ही किसान नेताओं को ये सुझाव दिया था कि खाना खाने के दौरान मंत्रियों के साथ ना बैठे, क्योंकि पिछली मीटिंग में जब साथ खाना खा रहे थे तो उस समय कुछ लोगों ने फोटो और वीडियो बना लिए थे और उनको गलत तरीके से मीडिया में पेश किया गया था। तो कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए हमने अपने लोगों को ये सुझाव दिया था कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके खाना खाएं। अब जब विश्वास की इसी खाई पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार के सामने धर्म संकट खड़ा हो रहा है। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है। सरकार के सामने खड़ी हुई मुश्किल स्थिति के बीच किसानों पर विपक्ष के तेवर कड़े होते जा रहे हैं। देश से बाहर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी ट्वीट का सहारा लेकर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ ठुठुट कर वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखने को शेष नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, सरकार एक तरफ तो किसानों को बातचीत के लिए बुलाती है, दूसरी तरफ इस कड़कड़ाती ठंड में उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रही है। इसी अड़ियल और क्रूर व्यवहार की वजह से अब तक लगभग 60 किसानों की जान जा चुकी है। किसान कैसे विश्वास करे इस क्रूर सरकार पर? इस बीच हरियाणा के कांग्रेस विधायकों ने कथित तौर पर जान गंवाने वाले किसानों के घर वालों को 2-2 लाख रुपयों की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ देश का किसान भाजपा के मंत्रियों को लंगर खिला रहा है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार उन पे लाठियां और गैस के गोले दाग रही है, जो दिखाता है कि किसान और सरकार की लड़ाई महात्मा गांधी और गॉडसे के बीच की लड़ाई है, सन्स ऑफ इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की लड़ाई है। सरकार की मुसीबत ये है कि वो कृषि कानूनों को वापस लेना भी नहीं चाहती और विरोध प्रदर्शनों के बीच खुद पर किसान विरोधी होने का लेबल चस्पा होने देने का जोखिम भी मोल नहीं ले सकती। इसीलिए अब जब सरकार के सामने ये सवाल उठता है कि अगर 8 जनवरी को भी मामला नहीं बना तो क्या होगा? इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट न मिले, अगली डेट न मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कई ऐसे मुद्दों पर सफल रही है जो कभी असंभव से दिखते थे, लेकिन कृषि कानूनों पर मसला ऐसा संवेदनशील है कि सरकार कड़ाई भी दिखा नहीं सकती है। सरकार के सामने चुनौती यहीं पर खड़ी है। आनंद पटेल और कमलजीत संधू के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। चीन में लोकतंत्र नहीं है, इससे तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन जो देश दुनिया की इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है, वहां से आ रही है खबर पर हर कोई हैरान है। खबर यह है कि अरबपति कारोबारी जैक मा लापता है, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा वो कहां है। 2 महीनों से अधिक समय से वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं। 2 महीने पहले जैक मा ने अपने एक बयान में चीन के सरकारी बैंकों की कमियां निकाली थी, पूरे सिस्टम को बातें सुनाई थी। तभी से न सिर्फ जैक मा के बिजनेस पर चोट पड़ रही है, बल्कि वो खुद पब्लिक के बीच से गायब है। यह खबर चीन में लोगों को मिलने वाली अभिव्यक्ति की आजादी का एक सैंपल है। चीन के अरबपति कारोबारी जैक मा के लापता होने का ये पोस्टर हमारी क्रिएटिव आजादी के तहत दिखाया जा रहा है। लेकिन दुनिया के बेहद मशहूर उद्योगपतियों में से एक अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा के 2 महीने से अधिक वक्त से सामने न आने के बाद उनके लापता होने को लेकर सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। जैक मा 2 महीने से अधिक वक्त से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। उनका इस तरह से गायब रहना इसलिए बेहद गंभीर हो गया है क्योंकि उन्होंने अपने एक बयान से चीन की सरकार को नाराज किया था। अक्टूबर 2020 में जैक मा ने सार्वजनिक तौर पर शंघाई के एक मंच से चीनी बैंकों के ब्याज नियमों पर बेहद कड़ा बयान दिया था। उन्होंने चीन के बैंकों की तुलना पॉन शॉप से की थी, यानी एक तरह से उन्होंने चीनी बैंकों को मानो साहूकार कहा था। जैक मा का बयान था, मॉर्गेज और गारंटी पॉन शॉप के लिए है,
अगर इसी पर भरोसा करेंगे तो कुछ उद्योगों को अपना सब कुछ गंवा देना पड़ेगा और उन पर भारी दबाव पड़ेगा। इस बयान के बाद जैकमा पर आफत का आसमान टूट पड़ा। जैकमा अपनी ही कंपनी द्वारा प्रायोजित टीवी शो अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज के फाइनल एपिसोड में बतौर जज शामिल नहीं हुए। इससे पहले नवंबर 2020 में चीन ने जैकमा के ही एंट ग्रुप के 37 अरब डॉलर यानी करीब 2,70,000 करोड़ रुपयों के आईपीओ को रद्द किया था। इस आईपीओ को रद्द करने का फैसला उनके निकलने की तारीख से सिर्फ 2 दिन पहले लिया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होता। चीन सरकार ने एंट ग्रुप का आईपीओ रद्द किया तो अलीबाबा ग्रुप के शेयर 9% लुढ़क गए। एंट ग्रुप में अलीबाबा ग्रुप की 1/3 हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग के अरबपतियों के इंडेक्स के मुताबिक अक्टूबर 2020 से अब तक जैकमा को करीब 80,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो। 2020 जो किसान संगठनों के आंदोलन की चुनौती को छोड़ गया, 2021 की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अब 8 तारीख को बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो अभी भी यथास्थिति बनी हुई है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।